Hello students, welcome again to Jai Bhavani Science School. I am Dr. Dhiren Jadhav and today we will start with the phanerogams, that is gymnosperms and angiosperms. तो पहले हमने क्रिप्टोग्राम्स पढ़े थे जहाँ पे हमने पढ़ा कि सीडलेस प्लांट्स कौन से प्लांट्स में सीड्स नहीं होते हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं सीड प्लांट्स। ठीक है, तो सीड प्लांट्स में हम दो पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। तो सबसे पहले सीड प्लांट्स क्या है या तो फिर स्पर्मेटोफाइटा क्या है ये हम पढ़ लेते हैं। तो स्पर्मेटोफाइटा जो वर्ड दिया गया है सीड प्लांट्स को, क्यों दिया गया है? स्पर्मा मीन्स सीड एंड फाइटा मीन्स प्लांट, जिसमें सीड प्रेजेंट है वो सारे प्लांट कौन से है? स्पर्मेटोफाइटा। They comprise over 2,50,000 vascular plants. After sexual reproduction, they produce a seed for dispersal and multiplication. तो उस प्लांट्स में क्या था? स्पोर्स फॉर्मेशन होके नीचे गिर जाते हैं, वहां से या तो प्लांट डेवलप होता है तो फिर पूरा प्लांट ही थोड़ा डेवलप होके सीड्स में फिर वो नीचे आके पूरा एक अलग थैलस डेवलप होता था। ये सब सिस्टम थी वो क्या किस में थी? जो भी सीडलेस प्लांट्स थे उसमें। इसमें क्या है? सीड प्रोड्यूस होगा, और सीड में से ही वो मल्टीप्लाई होगा, फिर डिस्पर्स भी वो सीड के रूप में ही होगा। सीड मतलब बीज। सीड आर डोरमेंट एंड कैन इजीली पास थ्रू अनफेवरेबल कंडीशंस। तो हमने देखा होगा कोई भी सीड है तो वो थोड़ा टफ रहेगा, ठीक है, उसका जो ऊपर का सरफेस है वो रफ भी रहेगा और टफ भी रहेगा दूसरे स्पोर्ट्स के कंपैरिजन में। तो ये थोड़ा सेफ है उसके लिए। कोई भी अनफेवरेबल सीजन है या तो ज़्यादा गर्मी पड़ गई, ज़्यादा ठंडी पड़ गई, तो उस कंडीशन में सीड है वो सेफ रहता है, और जब भी फेवरेबल सीजन्स आएगी तब वो ग्रो कर सकेगा। तो ये सीड का एक प्लस पॉइंट है, एक कैरेक्टर है कि सीड्स है वो इजीली पास थ्रू अनफेवरेबल कंडीशंस। दे डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स। तो हमने देखा था कि इसमें थैलस वाला कोई सिस्टम नहीं है। जो ब्रायोफाइटा वगैरह हमने पढ़ा था उसमें थैलस वगैरह देखने को मिलता था, मगर इसमें ट्रू स्टेम भी है, ट्रू लीव्स भी है और ट्रू रूट्स भी है। तो मतलब जिसको हम प्लांट्स आज तक मानते थे, बायोलॉजी पढ़ने से पहले हम सब चीज़ों को प्लांट मानते थे, मगर अब देखें तो कि जो बड़े प्लांट जो ट्रीज है उसमें क्या डिफरेंस है जो छोटे प्लांट आलगाए वगैरह से। तो मेन डिफरेंस होता है उसका स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में इसमें ट्रू स्टेम, लीव्स और रूट्स देखने को मिलते हैं। प्लांट शो हेटेरोस्पोरी, मतलब प्लांट में हेटेरोस्पोरी होगा। हेटेरो मतलब हमें पता है कि हेटेरो कहीं भी वर्ड दिया गया है तो टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो हेटेरोस्पोरी मतलब उसमें एक माइक्रोस्पोर होगा और एक मेगास्पोर्स होगा। और प्लांट शो हेटेरोस्पोरी दैट इज टू टाइप्स ऑफ मियोस्पोर्स, मतलब मियोस्पोर्स दो टाइप के हैं, कौन से? माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर्स। they are produced in two types of sporangia, megasporangia and microsporangia। तो जहाँ पे माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होता है वो हो माइक्रोस्पोरेंजिया, और मेगास्पोर जहाँ प्रोड्यूस होता है वो है मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया आर इंटिग्यूमेटेड एंड कॉल्ड एज ओव्यूल। जो मेगास्पोरेंजिया है ना वो पूरा कवर्ड अच्छे से रहेगा, उसको ओव्यूल कहेंगे, जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहा जा सकता है, ठीक है, जहाँ पे ओवम या तो फिर फीमेल सेक्स स्पोर उधर जनरेट होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन ग्रेन रीच द ओव्यूल इन प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। तो इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि एक है माइक्रोस्पोरेंजिया या तो फिर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दूसरा है मेगास्पोरेंजिया फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो माइक्रोस्पोरेंजिया में जो प्रोड्यूस होगा स्पर्म या तो फिर पोलन ग्रेन, वो क्या होगा? ट्रैवल करके मेगास्पोरेंजिया के ऊपर जाएगा, वहां से वो फर्टिलाइजेशन करके पूरा नया रिप्रोडक्शन करेंगे। इसी को क्या कहते हैं? पोलिनेशन। पोलिनेशन क्यों गया गया? क्योंकि इसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हुआ है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो गेमेटोफाइट्स आर कंप्लीटली पैरासाइटिक। ये जो गेमेटोफाइट है ना कंप्लीटली पैरासाइटिक है। हमने पिछले टेरिडोफाइट्स में भी, ब्रायोफाइट्स में भी और आल्के में भी हमने देखा था कि जो गेमेटोफाइट्स है ना कई बार इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो दूसरे प्लांट की दूसरी बॉडीज पे डिपेंड नहीं होते। मगर इसमें क्या है? गेमेटोफाइट है वो कंप्लीटली पैरासाइटिक है, कि जो दूसरी प्लांट बॉडी है ना उसके अंदर ही होता है। जैसे वो ओव्यूल के अंदर ही पूरा रहेगा, और ओव्यूल है वो फ्लावर के ऊपर डिपेंड होगा, या तो फिर जिम्नोस्पर्म्स में अगर हम देखें तो वो दूसरी ट्विग्स वगैरह के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है। वो अपना खुद एक अलग स्ट्रक्चर नहीं बनाता और ना तो खुद से ही न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर, इसके सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर है। An external supply of water is not required for fertilization। हमने देखा था कि दूसरे जो हमने इससे पहले वाले जो पढ़े सीडलेस प्लांट्स उसमें यूजुअली वाटर सप्लाई की ज़रूरत होती है, मतलब एक्सटर्नल जब पानी भरता है तब जाके फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें विंड के थ्रू भी हो सकता है। अगर डाली जरा सी हिली तो भी वहाँ से पोलन ग्रीन हिल के जो फीमेल
सेक्स ऑर्गन है उसके ऊपर जाके फर्टिलाइजेशन कर सकता है। फर्टिलाइजेशन अकर्ड बाय हेल्प ऑफ अ ट्यूब फॉर्म्ड बाय अ मेल गैमेट विच इज कॉल्ड एज पोलन ट्यूब। तो इसमें जो पोलन ट्यूब क्या होता है, मैं आपको ये स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ कि जब भी ये जैसे ये एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, यहाँ पे पोलन ग्रेन गिरा तो ये एक ट्यूब बनाएगा, ठीक है। जो फीमेल गेमेट है उसको मिलने के लिए ये जो पोलन ग्रेन एक ट्यूब बनाएगा और उसमें से स्पर्म जाके जो फीमेल गेमेट से फ्यूज होके फर्टिलाइजेशन करेगा। तो ये एक देख लीजिए आप, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और मेल रिप्रोडक्टिव जो एक स्पर्म, ये तो फिर पोलन ग्रेन जिसके अंदर स्पर्म रहेगा वो यहाँ पे आता है, पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बनाता है और वहां से जाके ट्रैवल करके फर्टिलाइज करेगा। तो ये एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे इमेज दी है। सच अ मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एज स्फिनोगामी। तो ये जो मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन है कि पोलन ग्रेन एक पार्ट से दूसरे पार्ट, मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उस पे जाएगा, वहां से पोलन ट्यूब बना के वो ओम के साथ मिलके फर्टिलाइज करेगा, उसको क्या कहेंगे, स्फिनोगामी। ये ठीक है। यहाँ पे एक और इमेज दे रखी है जिसमें मैंने फ्लावर को दिखाया है। ये एंजियोस्पर्म का है। हम पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म, मगर एक अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने इमेज दे रखी है। तो ये फ्लावर है जिसमें फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन है। मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर पोलन ग्रेन रहेगा। ये पोलन ग्रेन फीमेल सेक्स ऑर्गन के ऊपर तक रीच करेगा, उसके सारे स्टेजेस है और ये पूरा आप देख सकते हैं। आगे जैसे हम पढ़ेंगे दोनों एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म कंप्लीट करेंगे, आपको ये पूरा इमेज समझ में आ जाएगा। An embryo stage is formed after fertilization। तो कंपलसरी जितने भी सीडेड प्लांट्स है उसमें फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो जरूर फॉर्म होता है। सीड प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, जिम्नोस्पर्म्स मींस पाइनस एंड जिसको मैं का एग्जांपल यहाँ पे दिया है पाइनस, और एंजियोस्पर्म मतलब वीट, यूकलिप्टस, मैंगो वगैरह, ठीक है। तो ये बेसिकली जो जिम्नोस्पर्म्स है वो सारे है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है जिसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, और एंजियोस्पर्म्स है वो है फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स, नॉन फ्लावरिंग पार्ट। जिम्नो का मतलब होता है कि नेकिड, नेकिड मतलब जिसकी कोई कवरिंग नहीं है, और स्पर्मा मीन सीड, जिसकी जिस सीड की कवरिंग नहीं होती वैसे वाले प्लांट कौन से है, जिम्नोस्पर्म। तो किस तरह से ये डिफरेंस दिया गया है कि ये जो देखिए ये पूरा एंजियोस्पर्म का फ्लावरिंग स्ट्रक्चर है, और ये इसकी जो स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी मतलब इसका फ्लावर ही एक तरफ से हम बोल सकते हैं जिम्नोस्पर्म का। तो ये पूरा कवर नहीं होता, ये पूरा कवर है देखिए, ठीक है। ओवेरी वॉल से ये कवर होता है, इसमें ओवेरी वॉल कहीं भी नहीं होता है। तो ये होता है मेन डिफरेंस। इसमें फ्लावर्स प्रेजेंट रहते हैं एंजियोस्पर्म्स में, जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर प्रेजेंट नहीं रहते। द जिम्नोस्पर्म्स आर प्लांट in which the ovules are not enclosed by an ovary wall and remain exposed both before and after fertilization। अगर फर्टिलाइजेशन से पहले भी ऐसा ही था और फर्टिलाइजेशन होने के बाद अगर एम्ब्रियो डेवलप होता है, यहाँ ग्रो कर रहा है, तो भी इसमें कोई भी कवरिंग, ऊपर कवरिंग नहीं होगी। अंदर एम्ब्रियो वगैरह में कवरिंग होती है मगर यहाँ ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। इसमें एंजियोस्पर्म में क्या होता है, यहाँ अंदर एक कवरिंग होती है, जो ओवरी है वो पूरी वॉल से ढकी हुई है। इसीलिए जब फर्टिलाइजेशन के टाइम में इसमें पोलन ट्यूब बनती है यूजुअली, इसमें पोलन ट्यूब नहीं बनती यूजुअली, डायरेक्टली फर्टिलाइजेशन होता है। इसके 900 लिविंग स्पीसीज है, ठीक है। दिस द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दैट इज आर नेक्ड नॉट अकर्ड इनसाइड अ फ्रूट। मतलब इसमें फ्रूट नहीं होता, बेसिकली बात है जिसमें फ्लावर्स नहीं होते उसमें यूजुअली फ्रूट बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसमें जो इसके सीड्स है वो खुले रहते हैं, डायरेक्टली सीड गिरते हैं, कोई फ्रूट बनता है उसके अंदर से सीड निकलते हैं, ये वाला नहीं होता, इसीलिए इसको एक अलग डिवीजन में रखा गया है। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड्स मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज और श्रब। तो इसमें छोटी श्रब्स भी देखने को मिलता है, जैसे ये जिंको जैसी ये जिंको है, ये बड़े ट्री पाइनस भी देखने को मिलता है, छोटे मीडियम ट्रीज है ये साइकस भी देखने को मिलता है। ये जिंको बिलोबा से ये एक जिम्नोस्पर्म का एक लोन स्पीसीज है इसके कैटेगरी का। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स द जायंट रेडवुड ट्री सिक्वेया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। तो ये जो मैंने इमेज दे रखी है ये दुनिया के सारे ट्रीज में सबसे टॉलेस्ट स्पीसीज जितने भी है उसमें से एक है, ठीक है। द स्टेम आर अनब्रांच्ड, स्टेम में ब्रांचेस भी होती है, कई बार देखने को मिलती है जैसे साइकस में, और कई बार अनब्रांच्ड होती है, साइकस में जैसे देखने को मिलता है, और ब्रांच्ड भी होती है पाइनस और सिट्रस में जैसे देखने को मिलता है। द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, या तो सिंपल लीव्स भी देखने को मिलता है और कंपाउंड,
ये क्या है, यूजुअली बहुत सारे एटमॉस्फेयर में डिवाइड करते हैं। यूजुअली ये जो पाइनस ट्रीज वगैरह रहते हैं, जिम्नोस्पर्म्स यूजुअली है ना, जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में ही देखने को मिलता है। तो जैसी जैसे जगह ज़्यादा ठंड वाला एरिया, हाई एल्टीट्यूड के साथ ज़्यादा मॉइस्ट एरिया है, तो उसके हिसाब से उसके प्लांट्स और स्टेम्स वगैरह देखने को मिलते हैं। इन साइकस द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। साइकस में कुछ साल तक पिन्नेट लीव्स रहते हैं, बाद में वो तो चेंजेस देखने को मिलता है। The leaves in gymnosperms are well adapted to withstand extreme temperature, humidity and the wind. तो इसमें एक्सट्रीम टेम्परेचर भी ये सहन कर सकता है, ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर कम है ज़्यादा है, विंड कम है, हवा कम है ज़्यादा है, ये सब भी सहन कर सकता है। उसी की तरह से इसके सारे जो लीव्स है वो फॉर्म हुए हुए। इन कोनिफर्स द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूसेस द सरफेस एरिया। इसमें एक जो जिम्नोस्पर्म की एक कैटेगरी है जिसमें कोनिफेरस सारे ट्रीज आते हैं, तो उसमें नीडल लाइफ लीव्स रहते हैं, तो उससे क्या होगा, उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। देयर थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस वाटर लॉस। तो इसमें जो उसके जो लीव्स है उसके ऊपर क्यूटिकल है वो थिक है। क्यूटिकल मतलब क्या होता है, कोई भी लीव के ऊपर जो एक स्लाइमी पार्ट होता है या तो फिर उसका कवरिंग होता है, उसके जो ऊपर पूरा जो एकदम जो पतला कवरिंग होता है कि जो कि प्लांट के अंदर से वाटर डिस्चार्ज को कम करता है, ठीक है, उसमें पानी इजी से एवोपरेट ना हो जाए, तो उसके लिए क्यूटिकल हेल्प करता है। और दूसरा संकन स्टोमेटा, तो यूजुअल जो स्टोमेटा होता है जो गैसेस एक्सचेंज में काम करता है स्टोमेटा, जब हम सेल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो गैसियस एक्सचेंज में जो स्टोमेटा यूज होता है वो स्टोमेटा इसमें संकन होता है, मतलब बहुत ही सिकुड़ा हुआ होता है, तो उसी के कारण वाटर लॉस से बचाता है। तो ये हर एक प्लांट की जो नेचुरलिटी रहती है किसी भी प्लांट की या एनिमल की, कि जैसा उसका एटमॉस्फेयर वैसा उसका शरीर या तो फिर मॉर्फोलॉजी, आसपास के एटमॉस्फेयर के हिसाब से ही हर एक प्लांट अपने आप को उसमें ढाल लेता है। यहाँ पे कुछ मैंने प्लांट्स के लीव्स के आपको फोटोज दे रखी है, आप खाली देख लीजिएगा। और इसके तो जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, दे प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। जैसे मैंने बताया था ये हेटेरोस्पोरस है, माइक्रोस्पोर्स जो कि मेल गेमेट है और जो मेगास्पोर्स फीमेल गेमेट है, दोनों बनाते हैं। द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द स्पोरेंजिया। तो ये स्पोरेंजिया के अंदर ही दोनों तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। आर बोर्न ऑन द स्पोरोफिल विच आर अरेंज स्पाइरली अलोंग एंड एग्जिस्ट टू फॉर्म लैक्स और कंपाउंड कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेली और कॉर्न्स। तो ये स्ट्रॉबेली और कॉर्न्स की तरह ये इसी के अंदर ही देखिए, ये मेल स्ट्रॉबेली है, तो इसी के अंदर अंदर मेल गेमेट बनेगा या तो फिर पोलन ग्रेन इसका बनेगा। और ऐसा ही एक तो दूसरा थोड़ा अलग सा स्ट्रक्चर होता है फीमेल गेमेट। ये देखिए ये फीमेल स्ट्रॉबेरी है, तो थोड़ा ये फ्लावर जैसा दिखता है, और ये वाला मेल है वो फ्रूट जैसा दिखता है। तो स्ट्रॉबेरी बियरिंग माइक्रोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रॉबेरी। तो इसमें जो माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, जो माइक्रोस्पोरोफिल को कंटेंट करता है, उसको हम मेल स्ट्रॉबेरी कहेंगे। और अगर उसमें जैसे जो भी हमने इमेज दिखाई थी वो है फीमेल स्ट्रॉबेरी, जिसमें मेगास्पोरोफिल्स देखने को मिलता है। The microspores develop into a male gametophytic generation which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells। तो माइक्रोस्पोर में जो पोलन ग्रेन्स वहाँ जब वहाँ प्रोड्यूस होंगे तो उसके क्या उसके जो नंबर ऑफ सेल्स है वो बहुत कम है। दिस रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन। मतलब एक माइक्रो स्पोरेंजिया है तो उसमें बहुत कम नंबर के पोलन ग्रेन्स रहेंगे, यूजुअली 2 रहते हैं जिसमें से एक इनएक्टिव रहता है। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये पोलन ग्रेन का जो पूरा डेवलपमेंट है, मतलब वो एक मैच्योर एक सेक्स गेमेट जब तक बन जाता है तब तक का पूरा जो डेवलपमेंट है वो कहाँ पे होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया में ही होता है। द कॉन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विथ ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड एज मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रॉबेरी। तो मैंने जब ये आपको मेल स्ट्रॉबेरी बताया वैसे ही ये फीमेल स्ट्रॉबेरी है, जहाँ पे मेगास्पोरोफिल्स विथ और मेगास्पोरेंजिया, जहाँ पे मेगास्पोरोफिल्स पाए जाते हैं, यहाँ पे आके पोलन ग्रेन गिरेगा और यहीं से वो अंदर जाके फीमेल सेक्स गेमेट से मिलेगा और वहाँ से फर्टिलाइजेशन होगा। तो मेल और फीमेल कॉन्स और स्ट्रॉबेरी में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। मतलब कई बार क्या होता है कि जो मेल और फीमेल गेमेट ये दोनों सेम ट्री में भी होते हैं, मतलब ट्री के अंदर मेल फीमेल नहीं होता, एक ही में दोनों होते हैं। मेल भी गेमेट्स देखने को मिलते हैं, मेल के कॉन्स भी देखने को मिलते हैं और
फीमेल कॉन्स भी देखने को मिलते हैं। मगर कुछ ऐसे ट्री है जैसे कि साइकस, जिसमें मेल कॉन्स वाले ट्री अलग रहेंगे और फीमेल कॉन्स वाले ट्री अलग रहेंगे। The megaspore mother cell is differentiated from one of the cells of the nucellus। तो जो मेगास्पोर है, मतलब जो आर्केगोनियम है, वो न्यूसेलस से डिफरेंशिएटेड रहेगा। इसको जो न्यूसेलस है, इसको पूरा कवर करके रखेगा। न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एन एनवेलोप्स, द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओव्यूल। और न्यूसेलस है वो किससे कवर होगा? ओव्यूल से। तो ये पूरा फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाता है, ठीक है। ये ओव्यूल है जो सबसे ऊपर की कवरिंग है, उसके अंदर न्यूसेलस रहेगा और उसके अंदर फिर रहेंगे आर्केगोनियम या तो फिर फीमेल स्पोर्स। The ovules are borne on megasporophylls which may be clustered to form the female cones। मतलब ओव्यूल्स के अंदर जो ओव्यूल्स कहाँ पैदा होते हैं? मेगास्पोरोफिल के ऊपर, और बहुत सारे ऐसे ओव्यूल्स मिलके पूरा एक फीमेल कॉन बनाते हैं या तो फिर फीमेल स्ट्रोबिली बनाते हैं। तो मेगास्पोर मदर सेल्स डिवाइड मियोटिटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। तो इसका डिवीजन है वो है मियोटिक डिवीजन, जिस जो मेगास्पोर के अंदर मदर सेल रहेगा, सबसे पहले जो सेल बनेगा मदर सेल, वो उसमें से 4 सेल डिवाइड होंगे, ठीक है। वन ऑफ द मेगास्पोर एंक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप इनटू अ मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट दैट बियर्स 2 और मोर आर्केगोनिया और फीमेल ऑर्गन। तो उसमें जो 4 जो डिवीजन हुआ था, मियोटिक डिवीजन के बाद जो 4 स्पोर फॉर्मेशन हुआ है, उसमें से एक जो मेगास्पोरेंजियम के अंदर फिर से डेवलप्स इनटू अ मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट दैट बियर्स 2 और मोर आर्केगोनिया। और उसमें से एक कोई भी है, वो डेवलप होकर आगे जाके 2 आर्केगोनिया या तो फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को बनाएगा। ये जो 2 आर्केगोनिया होता है ना, यूजुअली उसमें से जो पोलन ग्रेन जब आएगा तब एक ही है वो एक्टिव होता है और वही फिर डेवलप होता है, दूसरा वाला स्टेराइल रहता है। The multicellular female gametophyte is also retained within the megasporangium। तो ये पूरा जो फीमेल गेमेटोफाइट है मल्टीसेलुलर है, मगर वो रहेगा कहाँ पे? मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही है रहेगा। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये पैरासाइटिक यूजुअली रहता है, तो यही इसका रीजन है कि वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहेगा, उसी के थ्रू न्यूट्रिशन भी लेगा। Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperms the male and female gametophyte do not have an independent free living एग्जिस्टेंट। तो अभी मैंने जैसे बताया कि ये क्यों पैरासाइट है, क्योंकि जो इसके जो ब्रायोफाइट्स वगैरह में हमने देखा था कि जो फीमेल गेमेटोफाइट्स है वो इंडिपेंडेंट थे। कई कई प्लांट्स में ऐसा देखने को मिलता है कि इंडिपेंडेंट से जो मेन प्लांट है उससे अलग होके भी पूरा वो अपना लाइफ साइकिल डेवलप कर सकते थे, मगर इसमें ऐसा नहीं है। वो पूरा डिपेंडेंट है किसके ऊपर? जो मेन प्लांट है उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, उसी से न्यूट्रिशन लेगा। ये खुद फोटोसिंथेटिक भी नहीं होते हैं। They remain within the sporangia retained on the sporophytes। The pollen grain is released from the microsporangium। मतलब जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, जो वहाँ से जो मेल माइक्रोस्पोरेंजियम है वहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज होगा। They are carried in air currents and come in contact with the opening of the ovule borne on मेगास्पोरोफिल्स। तो ये यहाँ से एयर के थ्रू रिलीज होगा और फीमेल के जो ये ओव्यूल है इसको साथ ये कांटेक्ट में आएंगे और वहां से वो फर्टिलाइजेशन होगा और एम्ब्रियो डेवलप करेगा। द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गेमेट्स ग्रोज टुवर्ड्स द आर्केगोनिया इन द ओव्यूल्स एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्केगोनिया। तो जो पोलन ट्यूब है वो, इसमें पोलन ट्यूब देखने को मिलती है जो कि मेल गेमेट को आर्केगोनिया या तो फिर फीमेल गैमेट तक पहुंचाता है। यूजुअली क्या होता है, जिम्नोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन छोटी रहेगी या तो बहुत ही ना के बराबर रहती है, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स में पोलन ट्यूब है ना वो बहुत लंबी रहती है और एक स्पेसिफिक कैरेक्टर देखने को उसमें मिलता है। तो ये जो पोलन पोलन ग्रेन है वो पोलन जब ओव्यूल के पास आएगा तब वो वहां से पोलन ट्यूब के थ्रू जो स्पर्म से उसको ट्रांसमिट करेगा कहाँ तक? आर्केगोनिया तक, and discharge their content near the mouth of the archegonia। Following the fertilization, zygote develops into an embryo and the ovules into seeds। तो जैसे फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट है वो डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। जाइगोट दोनों मिलेंगे तो फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और जो ओव्यूल्स है वो धीरे धीरे सीड्स में डेवलप होंगे। दीज सीड्स आर नॉट कवर, और ये सीड्स है वो कवर्ड नहीं होते, तो इसीलिए इसको जिम्नोस्पर्म पूरा एक अलग डिवीजन दिया गया है। कुछ और पॉइंट्स है इसमें अबाउट जिम्नोस्पर्म्स कि पोलिनेशन इज डायरेक्ट एज देयर इज नॉट स्टिग्मा। तो दूसरे फ्लावरिंग प्लांट में हम बीच में स्टिग्मा जैसा एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो वो इसमें
प्रेजेंट नहीं रहता, तो इसीलिए इसका पोलिनेशन है वो डायरेक्ट है। मेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूसेस ओनली 2 गेमेट्स और स्पर्म्स। तो मेल गेमेटोफाइट में यूजुअली दो, मैंने अभी बताया था आपको कि दो मेल गेमेट्स या स्पर्म्स बनते हैं जनरली, उसमें से एक ही फंक्शनल रहता है और दूसरा वाला स्टेराइल रहता है। लिविंग जिम्नोस्पर्म्स डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, साइकाडोप्सिडा, जिंकागोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा एंड निटोप्सिडा। तो ये चारों ग्रुप इसमें यूजुअली जिम्नोस्पर्म से वो डिवाइड किए गए हैं उसके मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने सबके एग्जांपल्स दिए हैं। ये है साइकस, ये है जिंकोइल्स, जिसका जिंको मिलीबा, एक ही शायद प्लांट ऐसा जो फेमस प्लांट है जिंको मिलीबा, यही वही वाला है। और ये ग्रुप में सबसे मोस्ट यही इसी प्लांट से पूरा ग्रुप बना हुआ है, कोनिफेरोप्सिडा और निटोप्सिडा। तो ये चार प्लांट है जो इसके जिम्नोस्पर्म के चार एग्जांपल्स है, और चार इसके ग्रुप भी कहा जाता है या तो फिर और फर्दर क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है एंजियोस्पर्म्स। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स, मतलब फ्लावरिंग प्लांट। जिम्नोस्पर्म में हमने क्या देखा था, क्या मेन कैरेक्टर है उसमें, फ्लोरल कैरेक्टर नहीं होता, जो अंदर के जो सीड्स है उसके कवर नहीं होता, मतलब फ्लावर ही नहीं होता। किसी भी सीड को कवर करने के लिए जो बेसिक चीज़ है वो है फ्लावर। तो ये है ना वो मोस्ट ब्यूटीफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड। ठीक है, फ्लावर्स आपको हमें पता है कि अगर किसी को खुश करना है तब फ्लावर देते हैं, कोई बीमार है तब जाके हम फ्लावर देते हैं, क्योंकि फ्लावर को देख के हमेशा किसी को खुशी ही होती है, किसी को तो फ्लावर को देख के दुख नहीं होता। मतलब इसीलिए इसको एक सबसे ब्यूटीफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा गया है फ्लावर को। तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज पाए जाते हैं प्लांट्स के वो भी एंजियोस्पर्म्स ही है, फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तरह से, जब फ्लावरिंग प्लांट जितने भी रहेंगे वो अच्छी तरह से रिप्रोडक्शन करके ग्रो कर सकते हैं। तो unlike the gymnosperms where the ovules are naked, in the angiosperms or flowering plants, the pollen grains and ovules are developed in specialized structures called flowers. तो जिम्नोस्पर्म का ये हमने मुझे इमेज पहले भी दिखाई थी। जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होता है, ये जो ओव्यूल है वो कहीं पे कवर नहीं होता, और यहाँ पे देखिए ये अच्छी तरह से ओव्यूल कवर है, किससे, ओवेरी वॉल से। ओवेरी वॉल क्या है, फ्लावर का ही एक पार्ट है। तो ये पूरा फ्लावर स्ट्रक्चर जो रहता है वो जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट रहता है और एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट रहता है। एंजियोस्पर्म्स मीनिंग एंजियन मीन्स कंटेनर और वेसल। तो एंजियोस्पर्म का मीनिंग क्या होता है, जो एंजियन है ना वो वर्ड लैटिन वर्ड है एंजियन, उसका मीनिंग होता है कि कंटेनर या तो फिर वेजल्स। तो ये कवर करता है, इसीलिए खाली इसको नाम एंजियन नहीं दिया गया है, मगर इसकी वास्कुलरिटी है, इसके अंदर जो वेजल्स होती है, जाइलम, फ्लोएम, जो वगैरह वेजल्स होती है वो भी इसमें बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको एंजियोस्पर्म कहा गया है। इसका जो हमने जिम्नोस्पर्म पढ़ा था ना, मैंने उसमें आपको ब्रीफिंग एक चीज़ नहीं बताई जो एनसीईआरटी नहीं मेंशन किया, इसलिए कि जो उसमें जो जाइलम और फ्लोएम रहते हैं ना उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स एब्सेंट रहते हैं। जैसे जाइलम के अंदर वो सीव्स रहती है ना, उसमें नहीं रहती। तो वो सारे स्ट्रक्चर डेवलप करके जो अलग एक वर्ग बनाता है, एक एक क्लास बनाता है, वो है एंजियोस्पर्म। तो इसमें जो जाइलम और फ्लोएम ये दोनों के जो सारे स्ट्रक्चर्स है ना इसमें अच्छी तरह से देखने को मिलते हैं, मतलब कंप्लीटली ग्रोन जाइलम और फ्लोएम दोनों देखने को मिलता है। The angiosperms are an exceptionally large group of plants occurring wide ranges of habitats. तो एंजियोस्पर्म्स तो वैसे ये प्लांट्स ही बड़े प्लांट्स हैं, इसमें बहुत छोटे प्लांट भी देखने को मिलते हैं, मगर यूजुअली ज़्यादातर प्लांट बहुत ही साइज में बड़े होते हैं। और ये वाइड हैबिटेट्स में देखने को मिलते हैं, मतलब कहीं पे पहाड़ पे भी दिखेंगे, बहुत नीची जगह पे भी देखने को मिलते हैं। अराउंड 2,70,000 स्पीसीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स फाउंड ऑन द अर्थ। तो मतलब 2,70,000 स्पीसीज के आसपास एंजियोस्पर्म्स के स्पीसीज देखने को मिलते हैं। इसमें जो इसके दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एंजियोस्पर्म्स को, डाइकोटाइलिडोन एंड मोनोकोटाइलिडोन। तो मोनोकोटाइलिडोन के है ना 50 to 60,000 स्पीसीज देखने को मिलते हैं, बाकी 2,20,000 2,20,000 स्पीसीज है वो कैसे है, डाइकोटाइलिडोन के देखने को मिलते हैं। देयर रेंजेस इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वॉल्फिया टू टॉल ट्रीज ऑफ यूकेलिप्टस। मैं आपको आगे आगे इमेज दिखाऊंगा कि बहुत छोटे, अपने हाथों पे दानों की तरह दिखे इतने छोटे प्लांट वोल्फिया से लेके टॉल ट्रीज लाइक यूकेलिप्टस जैसे भी ये देखने को मिलते हैं। दे प्रोवाइड अस विथ फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। तो हम देखते हैं कागज से लेके पूरा इमारत बनाना या हर एक चीज़ के लिए हम लकड़ी का यूज़ करते हैं, या फिर उसके लकड़ी में से बने हुए बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। फोडर में है, फोडर मतलब जो चारा, गाय भैंसों को चारा डालते हैं उसमें यूज़ करते हैं। फूड के लिए हम फ्रूट्स खाते हैं, ये सारे फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स है।
फ्यूल में भी यूज़ करते हैं, हम तो लकड़ियाँ जला के बहुत सारे यूज़ करते हैं, मेडिसिनल में भी इसका यूज़ है, और दूसरे बहुत सारे सेवरल मतलब कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस भी इसकी देखने को मिलती है। ये आपका एक होमवर्क रहेगा कि आपको इसकी कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस पूरी लिखनी है, या फिर पूरा सोचना है आपको, पॉइंट बाय पॉइंट सब बनाने हैं। तो उसमें कुछ आइडियाज़ दे दूँ मैं आपको, जैसे इमारत बना सकते हैं, नाव भी आप बना सकते हो लकड़ी से, लकड़ी का पुल भी बनता है, कागज़ भी बनता है, जैसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको ढूंढ के देखने हैं। वास्कुलर टिश्यू और वेल डेवलप, इसके अंदर वास्कुलर टिश्यूज है ना, मैंने बताया था ना, जाइलम और फ्लोएम्स, वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप्ड हुई होती है और इसके सारे कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें मैंने जो इमेज दे रखी है वो है वोल्फिया की, जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। ये इतना छोटा प्लांट है ना, सीड जैसा ही तो दिखता है, फिर भी ये अलग अलग सारे एक एक अलग प्लांट्स है, और ये जो प्लांट्स है ना, इसी के अंदर से भी फ्लावर डेवलप होता है। और कई बार ये जो प्लांट है, जो वोल्फिया, इसमें से जो फ्लावर निकलेगा ना, वो वोल्फिया से भी बड़ा होगा। तो ये जो जो वोल्फिया का फ्लावर है, उसका फोटो मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए मुझे मिला नहीं, मैंने इसमें ऐड नहीं किया, मगर इसमें से भी फ्लावर भी निकलते हैं और इसमें सीड्स भी प्रेजेंट रहते हैं। टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस या तो फिर नीलगिरी, जो आप सबने देखा हुआ है, जो यहाँ पे भी कॉमन है। यूजुअली ये ऑस्ट्रेलियन है प्लांट, मगर ये जो अ, एक ज़माने में लाया गया था इंडिया में, इसके जंगल डाले गए थे, तो उसके बाद ये धीरे धीरे इंडिया में भी डेवलप होने लगा और देखने को मिलता है। अब एंजियोस्पर्म का डिवीजन होता है ना, वो दो टाइप का है यूजुअली, डाइकोटाइलिडन और मोनोकोटाइलिडन। ये कोटाइलिडन क्या है? कोटाइलिडन क्या होता है कि कोई भी सीड में कितने पार्ट्स है उसके, जो डाइकोट है उसका लीफ की, एक सीड का लीफ कैसा है, अंदर का जो लीफ है वो मतलब दो पार्ट वाला डिवाइड कर सकते हैं ऐसा है, या तो फिर सिंगल वाला है। तो इसी के हिसाब से इसको डाइकोटाइलिडन या मोनोकोटाइलिडन कहा गया है। इसका मेन डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो मोनोकोटाइलिडन में क्या है, फाइब्रस रूट सिस्टम रहेगा, डाइकोटाइलिडन में टैप रूट सिस्टम रहेगा। लीव्स कैसे, शीथिंग लीव्स है, और इसमें डोइकोटाइलिडन में कैसे है, पिट्यूल लेमिना प्रेजेंट इन दी लीफ। शीथिंग लीव्स क्या होता है, हमने बाजरी ज्वार वगैरह में हमने देखा है कि उसमें पिट्यूल नहीं होगा, वो लीफ है ना, वो स्टेम्स को ही सराउंड करके ऐसे पकड़ के रखा होगा, तो इससे उसको शीथिंग, मतलब शीत की तरह उसका पिट्यूल वगैरह शीत की तरह होगा, मगर इसमें पिट्यूल लेमिना सब अलग से देखने को मिलेगा। लीफ शोज पैरेलल वेनेशन, इसमें पैरेलल वेनेशन रहेगा, मतलब सीधा वेनेशन रहेगा, और इसमें क्या रहता है, रेटिकुलेट। जैसे बरगद का पेड़ की पत्ती आप ले लो, उसमें रेटिकुलेट साइड में वेन्स देखने को मिलती है, मगर अब बाजरे का लीव ले लो तो उसमें पैरेलल सीधा देखने को मिलेगा। फ्लावर्स आर ट्राइमेरस, इसके फ्लावर ट्राइमरस रहेंगे, इसके पेंटामेरस। ट्राइमेरस पेंटामेरस क्या है, ट्राइमेरस मीन्स उसके थ्री थ्री लीव्स है उसमें देखने को मिलेंगे, थ्री पेटल्स देखने को मिलेंगे, इसमें फाइव पेटल्स देखने को यूजुअली मिलते हैं। सीड्स हैव ओनली वन कोटाइलिडन, इसमें एक कोटाइलिडन रहेगा सीड्स में, और जो डाइकोटाइलिडन्स में उसमें दो कोटाइलिडन रहेंगे। अब इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे फ्लावर की मॉर्फोलॉजी में स्टेमन। तो एंजियोस्पर्म के जो फ्लावर रहेंगे उसमें स्टेमन रहेगा, तो उसमें क्या रहेगा कि द मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज द स्टेमन। ये जो पूरा जो मेल सेक्स ऑर्गन है, ये स्टेमन इसको कहा गया है। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ स्लेंडर फिलामेंट, ये स्लेंडर फिलामेंट है ये पूरा, जो यहाँ से यहाँ तक का। एन एंथर एट द टिप, और ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है जहाँ पे पोलन ग्रेन बनेंगे उसको कहेंगे एंथर। Within the anther, the pollen mother cells divide by meiosis to produce microspores which mature into pollen grains. तो ये एंथर के अंदर ही ऐसे कैविटी जैसा, एंथर हमेशा कैविटी जैसा रहेगा, एक ट्यूब या ऐसे बंद स्ट्रक्चर नहीं है, अंदर कैविटी है। तो जहाँ पे मदर सेल्स डिवाइड होगा, कैसे डिवाइड होगा, मियोसिस डिवीजन से, मतलब हैप्लॉइड डिवीजन होगा, वहाँ मदर सेल डिवाइड होके पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। अब दूसरा पढ़ते हैं पिस्टिल। तो पोलन, ये जो हमने स्टेमन पढ़ा है वो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये है पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन द फ्लावर इज द पिस्टिल, ये पूरा पार्ट पिस्टिल कहा जाएगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो पूरा पार्ट है वो है पिस्टिल। कंसिस्ट ऑफ अ स्वोलन ओवेरी, मतलब ये ओवेरी है जिसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स रहेंगे। एट्स इट बेस अ लॉन्ग स्लेंडर स्टाइल, ये स्टाइल है, और ये है स्टिग्मा। तो यहाँ वाला जो पार्ट है लंबा वो स्टाइल, दिस वन इज द स्टिग्मा। जो पोलन ट्यूब इसमें दिखाया गया है, तो पोलन ट्यूब में मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि वो क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको इस लेक्चर के सबसे स्टार्टिंग में, फिर भी हम फिर से एक बार उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली ईच ओव्यूल हैज अ मेगास्पोर मदर सेल्स दैट अंडरगोज meiosis टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। तो हर एक ओव्यूल में मेगास्पोर मदर सेल होगा जो डिवाइड होके 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाएंगे। 3 of them degenerates and 1 divide to form
एम्ब्रियो सेक, मतलब हर एक ऐसा ये बहुत सारे ओव्यूल्स है ना, तो इसमें बहुत सारे सब में एक एक मदर सेल होगा, वो डिवाइड होकर 4 सेल बनाएंगे, वो 4 सेल में से 3 होंगे ना वो डिजनरेट हो जाएंगे, मतलब खराब हो जाएंगे, जिसको स्पर्म सेल या तो फिर मेल गेमेट जिस सेल के वो टच करेगा उसमें से एम्ब्रियो बनेगा, बाकी 3 रहेंगे वो सब खराब हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे। ईच एम्ब्रियो सेक हैज अ 3 सेल्ड एग apparatus। तो हर एक एम्ब्रियो सेल में 3 सेल के एग apparatus बना जाए, मतलब देखने को मिलता है। 1 egg cell and 2 synergids। एक एग सेल होता है और 2 होता है synergid cells। 3 एंटीपोडल सेल्स एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। 3 एंटीपोडल सेल्स रहेंगे। तो एंटीपोडल सेल्स कौन से हैं? तो यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पे ये 2 पोलर न्यूक्लियर, ये 3 एंटीपोडल सेल्स और ये एक एग सेल्स और 2 सिनर्जिड्स। तो टोटल मिला के यहाँ हुए हैं 7 सेल्स। तो हर एक एम्ब्रियो सेक जब बनेगा ना तब उसमें ये 7 सेल प्रेजेंट रहेंगे। पोलिनेशन क्या होता है कि जब किसी भी एंथर से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक, ओव्यूल तक पहुंचने के लिए पोलन को जो प्रोसेस लगेगा उसी को पोलिनेशन कहते हैं। तो पोलिनेशन तो बहुत टाइप से होता है, जैसे कोई बड़ा जानवर फ्लावर के पास में से गया, ठीक है, यहाँ से बड़ा जानवर गुजरा तो ये फ्लावर हिला, तो इसमें से पोलन ग्रेन जो होंगे वो जो ओव्यूल तक पहुंचने के लिए स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन लैंड हो जाएंगे, वहां से वो ओव्यूल तक पहुंच सकेंगे। या तो फिर जैसे ये बी हो गई, तो बी ये अपना रस निकाल के, ये फूलों का रस निकालने के लिए फूल पे आती है। आने के बाद इसके जो इधर जो इसके पैर वगैरह है, इसके शरीर पे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। वैसे जो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स करोड़ों की संख्या में होते हैं, तो कुछ पोलन ग्रेन्स में चिपक गए, फिर वो उड़ के दूसरे फूल पे गए, वहां जाके जो उसने जो स्टिग्मा पार्ट है उस पे उसने पोलन ग्रेन्स को टच किया, वहां पोलन ग्रेन्स एंटर हो गए, वहां से फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ना, इसमें जो कई बार विंड से, हवा से ही पोलन ग्रेन ट्रांसफर होकर यहाँ तक पहुंच जाते हैं, जो पूरा प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे? Pollination. The pollen grain germinates on the stigma and resulting pollen tubes grow through the tissue of stigma and style and reaches the ovule। तो मतलब एक बार जैसे ये स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन पहुंच गए, तो पोलन ग्रेन पहुंच के उसको यहाँ तक पहुंचना है तो ऐसे तो नहीं घुस जाएगा, तो उसमें पोलन ट्यूब डेवलप होगी। तो यहाँ पे आने के बाद धीरे धीरे पोलन ट्यूब डेवलप होगी, वो पोलन ट्यूब डेवलप हो गए यहाँ एक्सेल तक पहुंचेगी, ठीक है। और जो इसके मतलब जो पोलन ट्यूब के आगे सबसे पहले ट्यूब न्यूक्लियस रहता है, वो एक बार यहाँ एंटर होने के बाद वो डिजनरेट हो जाता है, और जब ये एग सेल तक पहुंच जाएगा तब उसका फ्यूजन होगा, उसमें जाइगोट और एम्ब्रियो बनेगा, फिर एज यूजुअल प्रोसेस होगा। द पोलन ट्यूब्स एंटर द एम्ब्रियो सैक वेयर 2 मेल गेमेट्स आर डिस्चार्ज। तो जब ये पोलन ग्रेन जो पोलन ट्यूब है ना, वो एक पोलन में 2 मेल गेमेट्स यूजुअली देखने को मिलते हैं, मैंने आपको आगे बताया था। तो वो दोनों पोलन ट्यूब के थ्रू कहाँ तक पहुंचेंगे? एम्ब्रियो सेक तक, ठीक है। वन ऑफ द मेल गेमेट्स फ्यूजेस विद द एग सेल सिंगामी टू फॉर्म जाइगोट। तो इसमें जो एग है ना, एक एग सेल के साथ ये जो 2 पोलन ग्रेन्स यहाँ जा रहे हैं, देखिए स्पर्म न्यूक्लियाई, 2 स्पर्म सेल जा रहे हैं, तो वो उसमें से एक होगा एग के साथ फ्यूज, एक जो पहला पहुंचेगा वो एग के साथ फ्यूज होगा, बाद में जो पहुंचेगा वो किसके साथ फ्यूज होंगे? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। The other male gamete fuses with the diploid secondary nucleus to produce triploid primary endosperm nucleus pen। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन। तो ये कैसे होगा? ये एक दूसरा फर्टिलाइजेशन हुआ, एक तो यहाँ पे तो हुआ था जाइगोट, जो पहला जो स्पर्म आया उसने फीमेल गेमेट में एग सेल में एंटर किया तो बन गया जाइगोट। फिर दूसरा आया, उसने किस में एंटर किया? सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, डिप्लोइड सेकेंडरी न्यूक्लियस था जहाँ पे ये 2 न्यूक्लियस थे, उसके साथ फ्यूज हो गया और बनाया ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये तो गजब हो गया ना, कि मतलब 2 फर्टिलाइजेशन एक टाइम में कैसे होते? नहीं होते, मगर जो ये दूसरे वाला जो बनेगा ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन, तो वो तो खाली इसको एनर्जी देने के लिए, ये जो मेन जाइगोट बना है उसको एनर्जी देने के लिए ये काम करेगा, बाद में वो डिजनरेट हो जाता है बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ 2 फ्यूजन। एक जाइगोट के साथ फ्यूजन हुआ और दूसरा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना पेन, मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन हुआ, एक जाइगोट में दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस में, तो 2 फ्यूजन हुए। तो ये फ्यूजन से दिस इवेंट इज टर्म्ड एज द डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसको 2 बार फर्टिलाइजेशन होने के कारण इसको नाम दिया गया डबल फर्टिलाइजेशन। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एन इवेंट
यूनिक टू एंजियोस्पर्म। तो ये वाला जो डबल फर्टिलाइजेशन वाला सिस्टम है वो खाली और खाली किस में देखने को मिलता है? एंजियोस्पर्म्स में। और डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में यहाँ देखो मैंने एक इमेज दी है, जैसे ये दो स्पर्म आए, ठीक है, यहाँ पे से पोलन ट्यूब के थ्रू एंटर करके दो स्पर्म आए, पहले वाला मिल गया एग सेल को तो उसने बना लिया जाइगोट, दूसरे वाला किसको मिलेगा? एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस को। तो जो जाइगोट है ना वो 2n हो गया, मतलब डिप्लॉयड हो गया, और यहाँ बाकी जो स्पर्म सेल मिला था ये 3 सेल्स मिल गया, तो 3n हो गया, ट्रिप्लॉइड हो गया, ठीक है। तो ये जो पेन वर्ड था आपको याद रखना है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। क्यों ट्रिप्लॉइड है? क्योंकि यहाँ पे 3 सेल मिले थे, 2 ऑलरेडी प्रेजेंट थे और एक आया स्पर्म सेल। The zygote develops into an embryo with 1 or 2 cotyledons, and the pen develops into endosperm which provides nourishment to the developing embryo। तो जो पेन है वो क्या काम करेगा? वो एक एंडोस्पर्म में डेवलप होगा और जो कि नरिशमेंट देगा किसको? एम्ब्रियो को। जो मेन एम्ब्रियो बन रहा है जिसमें से सीड बनेगा, जिसमें से नया बीज बनेगा, जो रिप्रोडक्शन का मेन इवेंट है, उसको कौन नरिश करेगा, उसको कौन पोषण देगा? तो वो जो पेन, जो ट्रिप्लॉइड फ्यूजन हुआ था वो इसको नरिशमेंट देगा। द सिनर्जिड्स एंड द एंटीपोडल डीजनरेट्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। एक बार फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो सिनर्जिड्स और एंटीपोडल जो सेल्स थे वो सारे डिजनरेट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे या तो डिसॉल्व हो जाएंगे। ड्यूरिंग दिस इवेंट्स द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स एंड द ओवेरीज डेवलप इनटू फ्रूट। मतलब जब एक बार स्पर्म एंटर हो गया, ओव्यूल में स्पर्म एंटर हो गया तो उसमें से बनेगा सीड, और जो पूरी ओवेरी थी उसमें से फ्रूट बन गया। तो आप किसी भी फ्रूट को बीच में से काटते हैं तो हम देखते हैं छोटे छोटे बीज साइड में है, तो जितने भी बीज है ना वो सारे अलग अलग फर्टिलाइजेशन है, अलग अलग पोलन ट्यूब आई, वो सारे बीज में गया है, ठीक है। और जो जो अंदर का पूरा जो ओवेरी था वो उसमें से बना है फ्रूट। यहाँ पे एक इमेज दे रखी है, इसने एनसीईआरटी ने एक इमेज दे रखी है जिसमें पूरा फर्टिलाइजेशन का जो मतलब इसका लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्म का वो दे रखा है कि ये जो स्पोरोफाइट रहेगा उसमें से मेल और फीमेल फ्लावर्स रहेंगे, जो मेल फ्लावर या में जो एंथर रहेगा उसमें धीरे धीरे करके मतलब जो मियोसिस होके एक पोलन ग्रेन बनेगा, पोलन ग्रेन जाके बाद में इसमें स्टिग्मा के ऊपर रेस्ट करेगा, स्टिग्मा में धीरे धीरे वो सब मिल के एग बनाएंगे, एग से जाइगोट, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में से फिर से सीड बन के पूरा स्पोरोफाइट या पूरा प्लांट डेवलप होता है। सो ये था आज का क्लास, इसी यहाँ तक ही हमें आज कंप्लीट करना था, और आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशंस वो कैसे होता है, मतलब हैप्लॉइड में से डिप्लॉइड कैसे, डिप्लॉइड में से हैप्लॉइड कैसे, वो सब में डिटेल आपको बताऊंगा।